हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स में बायोमंडल के बारे में और बायोमंडलीय दाब के बारे में। बिल्कुल बेसिक है बच्चों। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वन लाइन फैक्ट हो गया है ना, यानी एक वाक्य में उत्तर रिक्त स्थान वाले बहुविकल्पी प्रश्न। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज का ये जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे हमेशा क्वेश्चन सर्च करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और बेसिक नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उनसे ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाता। तो चलिए शुरू करें बच्चों। सबसे पहले आपका एक पहला प्रश्न बनता है, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो हमारा बच्चों पृथ्वी है। पृथ्वी मतलब एक ग्रह जिसमें हम लोग रहते हैं, ये पृथ्वी है बच्चों। और पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, जिस आवरण में पूरा का पूरा वायु, ये बच्चों एक आवरण है जहां पूरा वायु वितरित है। वायु में विभिन्न प्रकार के गैसें हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन गैस, आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, और बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है NO, NO2 है ना, N2O3, N2O3, मतलब कई प्रकार के गैसें पाई जाती हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक विशाल घेरा है, विशाल आवरण है, जिसे हम बोलते हैं बच्चों वायुमंडल। यानी एक क्षेत्र का नाम रखा गया है जहां पर वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी के चारों लगभग की बात की जा रही है। लगभग बच्चों ये माना जाता है कि 300 किलोमीटर, लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जाता है। और वायुमंडल को कई भागों में बांटा जाता है बच्चों, पर अभी यहां पर आप लोगों को ये याद रखना है कि लगभग की बात की जाए तो 300 किलोमीटर, लगभग की बात कर रहे हैं हम, है ना। लगभग 300 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जाता है। एक एक ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर विशाल वायु के विशाल घेरे को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वायुमंडल कहते हैं। अब यहां पर नोट डाउन करना कि ये जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा गैस है जो बच्चों वायुमंडल में पाया जाता है, तो वो गैस आपका है नाइट्रोजन। ठीक है, दो गैसों के परसेंटेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं कि नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है बच्चों वो आपका 78% है, यानी 100 में से 78% तो नाइट्रोजन ही है अकेला। ऑक्सीजन का जो वायुमंडल में परसेंटेज है बच्चों 21% है। इसी कारण तो हम जीवित हैं। ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है सभी जीव जंतुओं के लिए। इसके बाद भी बच्चों आपका हाइड्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, और कई प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कई प्रकार से गैस पाए जाते हैं। साथ में जलवाष्प होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिला रहता है, सल्फर के यौगिक हैं, हाइड्रोकार्बन से आदि बहुत ज्यादा विद्यमान रहते हैं बच्चों। वायुमंडल की मैं बात कर रहा हूं, तो केवल और केवल वायुमंडल में एक दो गैस से होता नहीं है ना। अभी ये मान लीजिए, समझ के चलिए कितना परसेंट हो गया, 99%। मुख्य रूप से वायुमंडल गैसों में 99% दो, बाकी 1% में सब कुछ 0.001 ऐसे भी बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं बच्चों। तो ये दो ऑब्जेक्टिव यहां से बनता है। और जो बच्चे सोचते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव कहां से आ जाता, हमने पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही बीच से ही जब आप बेसिक पढ़ते हो तो क्लियर हो जाता है बच्चों। तो ये आपका हो गया है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की, कि वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। पृथ्वी तल पर इसका मान लगभग कितना होता है, 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट कर लेना बच्चों। पृथ्वी तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग कितना होता है, 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको अंदाजा नहीं होगा कि दाब तो हमें पता ही नहीं है सर कि दाब कैसे लगता है, दाब कहां होता है। इसके कई सारे एक्सपेरिमेंट है। जैसे आप एक नली ले लेना, ठीक है, एक नली ले लेना बच्चों, सिंपल है। ठीक है, एक नली में पहले पानी भरना और एक साइड आप हाथ से बंद कर लेना और एक साइड खुला रखना। इसमें पानी भरा हुआ है ना, एक साइड आप
बंद रख लेना हाथ से और एक साइड खुला रख लेना और इसको नीचे कर देना, फिर भी पानी नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वायु है उसके द्वारा इस पर दाब लगाया जाएगा, इस कारण से ये अंदर बाहर नहीं जा सकता। हाँ, इधर आप खुला छोड़ दोगे तो फिर इधर से भी दाब लगेगा, तो जो नीचे रहेगा उसका दाब कम हो जाएगा, ऊपर से दाब ज्यादा हो जाएगा, तो फिर गिरने लगेगा। बात को समझिए, ये नली है, ठीक है। अब बच्चों ये है, अब पानी तो नीचे की ओर ही जाएगा, लेकिन यदि यहां पे होल्ड कर दो, अंगूठे से इसको बंद कर दो, तो यहां से भी नीचे साइड से भी दाब लगेगा वायुमंडल के द्वारा, जिस कारण से पानी नीचे नहीं गिर सकता। और जैसे इस होल्ड को हटाओगे तो यहां से भी दाब लगेगा, नीचे से भी दाब लगेगा, लेकिन ऊपर का दाब अधिक होगा, इस कारण से ये पानी नीचे गिर जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल है बच्चों, ठीक है। बाकी और भी आप अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिकल देख सकते हैं, दाब का कितना प्रेशर होता है। अब आप खुद ही सोचो कि साइकिल के टायर में हवा भरा जाता है, ठीक है, और जब टायर फूटे यानी फटे तो फिर आप देखना कितना धड़ाम से आवाज आती है। जानते हो क्यों? क्योंकि इतना प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर रहता है बच्चों, उसी प्रेशर का वही प्रेशर आपको देखने को मिल जाता है ना। और भी ऐसे कई सारे आप प्रेशर का उदाहरण देख सकते हैं दाब का। जैसे दाब, गैस के द्वारा दाब लगाया जाता है। अब अत्यधिक दाब से कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड भर दी जाए और अचानक खुला जाए तो सीधे वो बाहर आता है, तो दाब का कमाल आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट करना है। वायुमंडलीय दाब की कुछ मात्रक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बच्चों यहां पर देखिएगा कि पृथ्वी तल पर औसत वायुमंडलीय दाब आपको बताया गया 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब जैसे एक वायुमंडलीय दाब कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 76 सेंटीमीटर पारे के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। यदि पास्कल में पूछा जाएगा तो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना ही रहेगा, लेकिन यदि सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो एक वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऋतु विज्ञान में दाब का मात्रक एक बार बराबर होता है 10⁵5 पास्कल। और हाँ बच्चों, यदि आप मान लीजिए 11th क्लास का प्रॉपर नोट्स चाहते हैं, यही नोट्स दिया जाता है, मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है। आपको मैं अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, 9685299149। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है नोट्स के लिए, ठीक है। मात्र 100 रुपए लगते हैं। तो एक बार बराबर कितना होता है 10⁵5 पास्कल। एक बार बराबर बच्चों 10⁵5 पास्कल। और एक मिली बार बराबर कितना होता है 10⁻³ बार, यानी 10⁻² पास्कल। क्योंकि यहां पर एक बार बराबर इतना होता है, इसका गुणा करेंगे तो पास्कल में बदलेगा, ठीक है। तो एक मिली बराबर 10⁻³ बार, और इसमें हम पास्कल को बदलना चाहते हैं, पास्कल में बदलना चाहते हैं, तो बच्चों 10⁵5 का गुणा करेंगे। तो ये चीज आपको नोट करना है। ऋतु विज्ञान में दाब का मात्रक क्या होता है, तो बार होता है। नोट कर लेना। आज मैं बताया हूं कि केवल बेसिक ही चीज बताऊं बच्चों। औषध विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान में दाब का मात्रक टोर। दाब का मात्रक क्या होता है बच्चों, टोर होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, टोर होता है। यानी एक टोर बराबर 1 मिलीमीटर पारा, है ना। यहां पे यदि पास्कल की बात करें तो एक टोर बराबर 133.28 पास्कल। नोट कर ही लेना, नोट कर ही लेना बच्चों, ठीक है। और अगला हमारा है कि सरल बैरोमीटर किसे कहते हैं, तो सरल वायुदाब मापी या सरल बैरोमीटर वह यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडलीय दाब की मापन की जाती है। अब इससे मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता हूं, बताना आप लोग, सरल बैरोमीटर की खोज किसने की, तो ई टोरिसेली ने की। किसने की बच्चों, ई टोरिसेली ने की। इसे नोट कर लेना, ई टोरिसेली ने की थी। किसने की थी, ई टोरिसेली ने की थी। किसने की थी, ई टोरिसेली ने की थी, ठीक है। सरल बैरोमीटर की खोज कब, 1643 में। कब बच्चों, 1643 में, ठीक है। ये नोट कर लेना आप लोग, बस इतना ही है। बाकी जैसे नोट्स में आपको मैं दिखा देता हूं कि सारा चीज रहता है, जिसको एक्स्ट्रा भी पढ़ना रहता है कि प्रमाणिक वायुमंडलीय दाब की गणना कैसे की गई, ठीक है। तो 45 डिग्री अक्षांश पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर समुद्र तल पर 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के दाब को प्रमाणिक वायुमंडलीय दाब माना गया। इसका मतलब जमीन से 45 डिग्री अक्षांश पर गए और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर देखा कि 76 सेंटीमीटर ऊंची, जैसे मान लीजिए ऐसा उपकरण बना लिया गया जिसमें पारा रख दिया गया। कितना क्या रखा बच्चों, पारा भर दिया हमने, ठीक है। इसको कहां पर रखा, 45 डिग्री अक्षांश पर, और वहां पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मानक ये माना गया कि यहां पर ये इसकी ऊंचाई कितनी चल रही है, 76, ये मानक है।
कितना बच्चों, मानक है। फिर अब जैसे हम कहीं पर गए तो फिर इसको रखे, मानक में हमने मान लिया कि 76 ही मानक है, 0 पर 76 है। फिर इधर अधिक कम जहां भी जाते हैं तो इसके आधार पर उसकी हम गणना कर लेते हैं भाई कि मानक हमारा 76 सेंटीमीटर है, अब हमारे पास आगे कितना है, तो उसके आधार पर जो बढ़ता घटता है उससे हम माप लेते हैं। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है, जिसको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। जी का मान यहाँ पर कितना होता है बच्चों, जी का मान याद कर लेना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। ठीक है, बाकी नोट्स में सारा चीज़ अवेलेबल रहता है। जिन बच्चों को प्रॉपर तैयारी करना है तो नोट्स की बहुत ही ज़रूरत होती है, नोट्स जरूर ले लें, है ना। और शिव कोचिंग क्लासेस में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।